अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद जुनैद अहमद। सी वॉक लीडरशिप ग्रूमिंग सेंटर में खुश आमदेद। आप देख रहे हैं हमारा चैनल सी वॉक। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए। हमारे नए आने वाली वीडियोस की अपडेट हासिल करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीवा लीडरशिप ग्रूमिंग सेंटर में आप तमाम अहबाब को खुश आमदेद कहता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सब अपने म्यूट कर दें मोबाइल ऑडियोज़ को, और जिस वक्त बोलना हो तो अपना अनम्यूट करके फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा इंशाल्लाह। नहमदहू नसल्लु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज का लीडरशिप ग्रूमिंग के हवाले से हमारा छठा सेशन है, जिसमें इंशाअल्लाह ताला हमारे आज के गेस्ट जनाब तारिक मुश्ताक साहब कालाबाग डैम की अहमियत और उसकी अफादियत के बारे में ज़िक्र करेंगे। जैसा कि आप तमाम अहबाब अच्छी तरह जानते हैं, पहले से आप सबके इल्म में है कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम रुकन है। तकरीबन 71% जो हमारी ज़मीन है वो पानी से कवर्ड है और 29% जो ज़मीन है वो लैंड है। उसमें समुंदर में भी पानी 96.5% हमारा पानी जो है वो समुंदरों में मौजूद है। उसके अलावा आबी बुखारात की सूरत में, रतूबे की सूरत में हवा में मौजूद है, दरियाओं में, नहरों में, झीलों में, तालाबों में। उसके अलावा एक बड़ी तादाद जो 61% पानी है हमारा वो ग्लेशियर्स में मौजूद है। ग्लेशियर ने हमारे पानी को प्रिजर्व किया हुआ है। और जैसे कि आपको पिछले 2-3 सालों से चीज़ चल रही है कि जब जिस तरह से इन्वायरमेंटल तब्दीलियाँ आ रही हैं, वहाँ ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और पानी की सतह कुछ इलाकों में बढ़ रही है और कुछ इलाकों में पानी की सतह कम हो रही है। उसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में हम लोग बात करेंगे इंशाअल्लाह। तारिक मुश्ताक साहब, तो मैं अपना माइक्रोफोन हैंड ओवर करूँगा जनाब तारिक मुश्ताक साहब के, कि वो कालाबाग डैम के मौजू पे जो अपने ख़यालात हैं उसका इज़हार करें। मीनवाइल मैं तमाम दोस्त अहबाब से ये दरख्वास्त करूँगा कि आपके ज़हनों में अगर कोई सवाल है या इस हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से कोई सवाल हो तो काइंडली आप हैंड रेज़ कीजिएगा। एंड ऑफ द सेशन में तकरीबन 15-20 मिनट के लिए हम आपको टाइम देंगे डिस्कशन के लिए और सवालों के जवाबात के लिए। तो Q&A सेशन जो हमारा होगा वो इंशाल्लाह लास्ट में होगा। अगर आप लोगों को ऑडियो वीडियो में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम आ रही हो तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपना कैमरा जो है वो ऑफ कर लीजिएगा, सिर्फ स्पीकर अपने कैमरे पे कंटिन्यू करें। दैट विल बी वंडरफुल इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। द माइक इज़ ओवर टू मिस्टर तारिक मुश्ताक साहब। तारिक साहब, आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करें, फिर बात शुरू कर दीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। सबको मेरी तरफ से सलाम हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी जुनैद साहब ने बताया है कि कालाबाग डैम के ऊपर आज का सेशन हमने रखा गया था। मुझसे कहा गया था, अरशद साहब को ऑर्डर हुआ था कि आप इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो आई वुड लाइक, मैं ये बताना चाहूँगा कि कालाबाग डैम किस दरिया के ऊपर है। ये दरियाए सिंध के ऊपर है और ये लास्ट जगह है जहाँ से आगे कोई डैम नहीं बन सकता, जहाँ से आगे मैदान शुरू हो जाता है। और ये एक नेचुरल डैम है। रब्बुल आलमीन ने एक नेचुरल डैम बनाया हुआ है और इसको कंट्रोवर्शियल करने में बहुत से लोगों का हाथ है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हमने ये देखना है कि कालाबाग डैम जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप वो नक्शा देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये कालाबाग, ये पानी ऊपर से चला, ये बुंजी डैम सबसे ऊपर है, ये दरिया सिंध वहां से चला। ये कहाँ से चला ये बाद में डिस्कस करते हैं। बुंजी उस सबसे ऊपर आ जाए, सबसे ऊपर आ जाए।
ये इस जगह से, बस ये बूंद, ये यहाँ से इंडिया से यहाँ पे एंटर हुआ, ये ऊपर वाली साइड, यहाँ से एंटर हुआ, यहाँ से हम चलते चले गए, ये क्रॉस करके अटक के आगे तक आ गया, ये रिवर इंडस चल रहा है सारा, ये तरबेला डैम आ गया, तरबेले को क्रॉस करके अटक पे आ गया, ये मुकाम अटक है, ये जो एरो का मुकाम मैं बता रहा हूँ, ये एरो जो नजर आ रहे हैं ये अटक है। अब जरा लेफ्ट पे करें, इस जगह पे उधर से दरियाए काबल आ रहा है, और ये वाला एरो है दरियाए काबल वाला, ये दरियाए सवात आ रहा है ऊपर से, यानी दरियाए सवात का बेबहा पानी दरियाए काबल में गिरता है, दरियाए काबुल का बेबहा पानी अटक के मकाम पे आके दरियाए सिंध में मिल जाता है, तरबेला डैम पीछे रह गया और गाजी भरोता साइड पे चला गया। तरबेला डैम से एक आर्बिट्री हमने निकाली जो इधर गाजी भरोता पे आई, और गाजी भरोता से पानी दोबारा आके तो दरियाए सिंध में गया। दूसरी तरफ से ये दरियाए सवान आ रहा है, ये रावल लेक से आ रहा है, और इसमें रेन वाटर, ज्यादातर रेन वाटर है लेकिन बेबहा है, ये भी आके यहाँ दरियाए सिंध में इस जगह के ऊपर ये गाजी भरोता के बाद गिर गया। उसके नीचे ये जो आपको ये जो जगह नजर आ रही है, ये जरा ऊपर कीजिएगा, लेफ्ट पे करें, नहीं बस ये जहाँ पे ये दूसरा एरो है ना सवान वाला, उसके नीचे जो ब्लॉक बना हुआ है, उसके नीचे जो ये वाला, ये कालाबाग डैम की साइट है। अब इसके आगे कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे कि हम डैम बना सके, और ये वो जगह है जिसने कालाबाग, जिसने दरियाए काबुल, दरियाए सवात, दरियाए सवान और दरियाए सिंध का सारा पानी यहाँ पे आके इकट्ठा होता है। इसके ना होने की वजह से दरियाए काबुल और दरियाए सवात का जो बेबहा पानी है वो वी आर अनएबल टू प्रिजर्व इट, उसको हम किसी जगह प्रिजर्व नहीं कर सकते। ये इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो पानी जो दरियाए काबुल और दरियाए सवात में से आ रहा है और अटक के मकाम पे यहाँ पे गिरता है, उस पानी को अगर हम स्टोरेज करना चाहें तो ये कालाबाग इज द ओनली प्लेस जहाँ पे कि हम उसको स्टोरेज कर सकते हैं। अटक से लेके कालाबाग तक कोई जगह ऐसी नहीं जिसमें कि हम इसको स्टोर कर सकें, और कालाबाग के बाद भी कोई जगह ऐसी नहीं जिसमें कि हम इसको स्टोर कर सकें। अब आगे इसका कंट्रोवर्शियल इशू ये है कि सूबा सरहद वाले ये कहते हैं, टर्न बाय टर्न चलते हैं। सूबा सरहद वाले ये कहते हैं कि जी ये जो नौशहरा डूब जाएगा, ठीक है, कैसे? इसकी जो झील है कालाबाग की झील 37 किलोमीटर पीछे जाती है, 37 किलोमीटर, और लबालब अगर इसको भर दें तो उस 37 मीटर से नौशहरा जो है वो 60 फुट ऊंचा है, एक बात। और उस 37 से नौशहरा जो है वो 110 किलोमीटर दूर है। जाहिर है अब इसको 110 किलोमीटर कैसे जाएगा और 60 फुट का रास्ता कैसे कवर करेगा? सिंध वाले ये कहते हैं कि जी अगर कालाबाग बनेगा तो दरियाए सिंध में पानी खत्म हो जाए और समंदर का पानी अंदर आ जाएगा और हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। अब उसमें दो फैक्टर्स आ गए, डैम बनेगा, चंद दिनों के लिए पानी, जब तक बाद इसका फ्लो चल पड़ेगा, आपने बिजली बनाई और इसका फ्लो आगे कर दिया, वो दरिया तो उसी तरह चलता रहेगा। दूसरी बात, सतह समुंदर से कराची जो है वो 9 मीटर ऊंचा है, 27 फीट, और रह गया पीछे डेल्टा जहाँ पे ये आता है। तो डेल्टा में तो ऑलरेडी पानी आता है, जैसे ही मद्दोजहर आती है तो डेल्टा में पानी आ जाता है समुंदर से, और डेल्टा के इलाके में पानी आने से जो डेल्टा के इर्द गिर्द की जमीनें हैं वो ज्यादा जरखेज हो जाती हैं,
ये तो दो आ गए। सुबह सरहद वालों का एतराज भी आ गया, का जवाब भी मैंने दे दिया, और सुबह सिंध वालों का जवाब भी मैंने दिया। अब तीसरा एक लोग पैदा हुए, मतलब और एक पॉइंट लोग उठाते हैं कि दयामीर भाषा बना लो, कालाबाग ना बनो। दयामीर भाषा भी इक्वली गुड जिस तरह के कालाबाग। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। दयामीर भाषा डैम जो है वो एक हिली ट्रेन है, आप उसमें से नहरें नहीं निकाल सकते। और कालाबाग एक ऐसी जगह पे है जहां से आप सारी तरफ नहरें निकाल सकते। सबसे पहले तो जब ये बनेगा तो 150 फुट ऊंचा रेज हो जाएगा वाटर बेड, रिवर का जो वाटर बेड, उससे 8 मिलियन एकड़ जो है वो सूबा सरहद का वो उसको इरिगेशन हो जाएगी, उस वहां फसलें लग जाएंगी। ये वो जगह है जो जहां फसलें नहीं लगती, जहां अगर उनको पानी देने के लिए दरिया में से पानी लेना पड़ता है तो उनको पंप करना, जो कि इज अ डिफिकल्ट टास्क। यहीं से नहरें निकल के तो सुबह बलूचिस्तान में जाएंगी, और बलूचिस्तान का भी तकरीबन इतना ही रकबा 8 मिलियन एकड़ जो है वो जरखेज हो जाए, उनको इरिगेशन स्टार्ट हो जाए। सबसे ज्यादा फायदा सिंध को होगा, उनको ये पानी पहुंचेगा। मैं पंजाब को बीच में नहीं ले रहा, क्योंकि कंट्रोवर्सी उन्होंने यही बनाई दी है कि जी पंजाब वाले ये चाहते हैं ये डैम बने, पंजाब वाले ये चाहते हैं। पंजाब में तो जो कैनाल सिस्टम है, बल्कि सिंध का भी बहुत सा हिस्सा आप इसमें कैनाल से आप देख रहे हैं, इसमें नजर आ रहा होगा आपको, बहुत से बैराजेस बने हुए हैं और बहुत से हेडवर्क्स बने हुए हैं, ये सारे आपको नजर आ रहे होंगे, रिवर झेलम पे, चिनाब पे, वो सारे उस पर बाद में आएंगे। पंजाब में तो इरिगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। चश्मा राइट बैंक से अगर आप निकाल देते हैं एक थोड़ा सा पानी, तो वो पानी ही उसको कवर कर जाता है, हमें उसकी जरूरत नहीं। हमें तो उन एरियाज के लिए पानी की जरूरत है जिन एरियाज में हम अभी तक पानी नहीं पहुंचा सके, जिन एरियाज पे इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक हमने प्रॉपरली काम नहीं किया यूकान के जाने के बाद, और वो काम बीच में रह गया, अब उस काम को हम कर सकते हैं। अब एक सवाल और आता है कि जी रेजरवॉयर इसका और दयामीर भाषा का बराबर है, इसलिए उस पर हम कोई बहस नहीं करते। बिजली दयामीर भाषा पे ज्यादा बनेगी, यहाँ पे कम बनेगी, बल्कि शायद दोनों की बराबर बनेगी। दासू पे शायद ज्यादा बन जाए, दासू रन ऑफ द रिवर है लेकिन थोड़ी सी रेजरवॉयर के साथ। लेकिन कालाबाग का नेमुल बदल इनमें से कोई भी नहीं है, चूंकि इरिगेशन के लिए आप वहां पे भी 7-8 एकड़ जो है उसको मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 40 लाख एकड़ को पानी इससे। और ये जो पानी हम जाया कर रहे हैं ना दरियाए स्वात का और दरियाए काबुल का, जो बेबहा पानी, वो पानी हमारा कालाबाग डैम पे स्टोर। दयामीर भाषा में सिर्फ पानी दरियाए सिंध का स्टोर होगा और कोई पानी स्टोर। अयूब खान के जमाने में एक टनल का प्रोग्राम बना था कि दरियाए स्वात में से, वो कला में से एक टनल निकाली जाए, और वो टनल पटन पे आके गिरे, या दासू से नीचे आपको पटन नजर आ रहा है, और दरियाए स्वात का पानी भी इधर दरियाए सिंध में डाला जाए। वो टनल का थोड़ा सा हिस्सा वो निकाल गए थे, बाकी आगे कोई काम नहीं किया उसके। अब एक चीज इस पे हम और आ जाती है कालाबाग पे। लोग कहते हैं जी कि कालाबाग पहले बनना चाहिए था और तरबेला बाद में बनना चाहिए था। तरबेला पहले क्यों नहीं बनाया और कालाबाग क्यों पहले बनाया, तरबेला पहले क्यों बनाया और कालाबाग क्यों बाद में नहीं बनाया। तरबेला डैम जिस एरिया में बना है वहां पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन होता था जिसको राजा सिकंदर जमान कहते हैं। उसका पूरा नाम था राजा जॉर्ज सिकंदर जमान, वो अंग्रेजों का खास गुलाम था। उस शख्स की मौजूदगी में तरबेला डैम बनाना ऐसे ही था
जैसे कि आपने एटम बम बना लिया अमेरिका के। चूंकि अयूब खान उस वक्त इस मुल्क के सदर थे, इसलिए अयूब खान ने यह फैसला किया कि मैं चूंकि सदर हूं, मेरी मौजूदगी में तरवेला डैम बन गया तो बन गया, मेरी मौजूदगी के बाद तरवेला डैम नहीं बनना। कालाबाग की खैर है, कालाबाग बन जाएगा, चूंकि वो पंजाब में है, उसमें कोई बंदा वहां पे मतलब अमीर मोहम्मद खान का इलाका है, इसलिए कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं करे। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन ये था कि कालाबाग डैम की कॉस्ट बहुत कम थी और तरबेला डैम की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जिस वक्त टेंडर्स कॉल किए तो वो तरबेला डैम के जब टेंडर्स आए तो मैकडोनाल्ड ने हमारा बनाया था मंगला डैम, और अमेरिका का प्रेशर था कि आप तरबेला डैम भी इसी कंपनी को दें जिस कंपनी ने मंगला डैम बनाया। वो जिस वक्त टेंडर्स चेक कर रहे थे अयूब खान, तो उन्होंने देखा कि अमेरिकन कंपनी का और दूसरी कंपनीज का जो डिफरेंस है वो $100 करोड़ का है। $100 करोड़ जो है वो $269 करोड़ की कोटेशन है इटालियन कंपनी की, और $369 करोड़ की कोटेशन है अमेरिकन कंपनी। उन्होंने होते थे शुएब और गुलाम फारूक खान थे, उनको बुलाया, उनको कहा कि मुझे ये बताओ कि ये $100 मिलियन कम है, $100 करोड़ कम है, इसको क्यों नहीं हम दे रहे, इसको कंसिडरेशन में हम क्यों नहीं कर रहे। उन्होंने कहा जी कि इसको वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता। अयूब खान ने कहा ऑल राइट, मुझे दो चीजें इस पे प्रोवाइड कर दे कि इस कंपनी की इंटरनेशनल स्टैंडिंग क्या है, और ये अगर हमें फॉरेन कंपोनेंट जो है वो हम अपने रिसोर्सेज से मैनेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक हफ्ते के अंदर जवाब आ गया कि जनाब ये जो जॉइंट वेंचर बन रहा है इसमें एक इटालियन कंपनी है स्नैमपुर कहती, और एक ये सीमेंस है, ये एक तीसरी कंपनी नॉर्वे की है, ये एक कंसोर्शियम है, ये जॉइंट वेंचर बनेगा, और इनकी स्टैंडिंग पहली 10 कंपनीज में है, जबकि अमेरिकन कंपनी की स्टैंडिंग पहली 5 कंपनी। उन्होंने कहा ऑल राइट, ये ठीक हो गया, स्टैंडिंग इनकी ठीक है, जॉइंट वेंचर है। फॉरेन कंपोनेंट हम अपने सोर्सेज से मैनेज कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी हम कर सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट, लेट्स रिफ्यूज द वर्ल्ड। हमने वर्ल्ड बैंक को रिफ्यूज कर दिया था। हमने तरबेला डैम अपने पैसे से स्टार्ट किया था, जिसको हमारे हिस्टोरियंस जो हैं, हमारे जो ज्यादातर एंटी आर्मी लोग जो हैं, एंटी अयूब लोग जो हैं, वो लोगों को डिस्क्लोज ही नहीं करते। उस पे लोन किसने लिया बाद में तरबेला डैम पे? भुट्टो साहब। चूंकि 67 में स्टार्ट हुआ, 69 में अयूब खान चले गए, 71 में टेक ओवर किया भुट्टो साहब ने, तो फिर उन्होंने इसको बढ़ाने के लिए लोन लिया। ये तो अब तरबेला पे बहुत है, मैं उस पर बहुत बोल सकता हूँ, बिकॉज वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिट उन्होंने बनाया हुआ है। 5 टनल्स हैं, 3 टनल्स चल रही थी, 2 टनल्स अभी भी बंद पड़ी थी, जिस पे कि अभी नवाज शरीफ ने 1450 मेगावाट चौथी टनल पे दोबारा शुरू कराया अपने टेन्योर में। कभी कभी वो लोग अच्छा काम भी कर देते हैं ना, कभी कभी हो जाता है, इत्तफाकन हो जाता है या एक्सीडेंटल हो जाता है, हो गया बात। He did it. It is a big favor he did. अब आ जाते हैं वापस कालाबाग की तरफ। कालाबाग डैम अगर नहीं बनता तो वो जो पानी दरियाए काबल का और दरियाए सवात का आ रहा है वो बेकार जाता रहेगा। दरियाए सवात के ऊपर शहर से ऊपर हमने एक डैम डिजाइन किया है मुंडा, वहां पे भी 3000 मेगावाट बिजली बनेगी और वहां पे भी पानी रिजर्व में आएगा। और उसके बनने से वो मुंडा डैम, ये ऊपर उसके ऊपर, सॉरी मैं नाम नहीं लिख सका, ये गोल सा जो दायरे लगे हुए ना, ये दायरे बताते हैं कि ये डैम डिजाइन है, और जो ये रेक्टेंगल हैं ये बताते हैं कि जी ये डैम बन गए हैं, ये डैम काम कर रहे हैं। पट्टन पे एक डैम काम कर रहा है इस वक्त, वो 300 मेगावाट का है, लेकिन पट्टन पे अगला जो डिजाइन हो रहा है वो तकरीबन कोई 1200 मेगावाट के ऊपर जा रहा है।
वारसक भी जो है वो भी छोटा ही है, वो भी तकरीबन 300 मेगावाट्स का है। अब ये जो दरिया स्वात पे है, ये जो गोल दायरा नजर आ रहा है आपको, ये मुंडा डैम की जगह है। ये मर्दान और नौशहरे के दरमियान में है। यहाँ पे ऑलरेडी एक हेडवर्क्स काम कर रहा है, मुंडा हेडवर्क्स, उसी को कन्वर्ट करना है। उससे नौशहरे में जो सैलाब आ जाता है वो रुक जाएगा, और दरिया स्वात का दरिया से उस पानी को जो उस इलाके में वो सारी तकरीबन वो एरिया जो है वहाँ दो चीजें वहां पे बहुत होती। और दूसरा कालाबाग पे जब हम करेंगे तो कालाबाग तो एक ज्योल है, एक सेंटर है, एक हार्ट है पाकिस्तान का। तकरीबन 40,000 मिलियन एकड़ जो है उसको पानी, ये है जी इसकी छोटी सी इसको बयान किया जा सकता। एनी क्वेश्चंस? जी मेरा एक सवाल है जी तारिक मुश्ताक साहब। जी जी सर आपने बड़ी तफसील से इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बताए, कैसे एग्जीक्यूट हुआ, किसका क्या रोल रहा। अब आपकी नज़र में अगर आइंदा हम कोई ऐसे क्या इक़दाम हों, ऐसे क्या स्टेप्स हों कि हम मुत्तफ़िक हो जाएं इसके बनाने पे, वो कौन से फैक्टर होंगे जो ये बनाने में मदद देंगे? ये जी एक्चुअली इसको इतना कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है, और ये ज्यादा इसके ऊपर इंडिया बहुत पैसा लगाता है। इंडिया ने, हमारे बहुत से सियासतदान, मैं नाम नहीं लेना चाहता पब्लिक फॉर, काइंडली अगर ले दें तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, इस वालों पे ना ले तो बेहतर है। अवामी नेशनल पार्टी, वली खान ग्रुप को पैसे लगते हैं इंडिया से। वली खान ग्रुप को पैसे लगते हैं। आई एम सॉरी, हमारा प्लेटफॉर्म किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं है। हमारा प्लेटफॉर्म जो है जी, हम मेरे ख्याल से हमें इस चीज को सोचना चाहिए। थैंक यू। ठीक है जी बेहतर। ये कंसेंसस इसके ऊपर एक चाहिए। ये किसी गवर्नमेंट ने आज तक ट्राई नहीं किया। ये मैंने एक दफा ट्राई किया था वे बैक से 84 में, तो ये कंट्रोवर्शियल हुआ ना। 84 में इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया। ये टसल में अनफॉर्चुनेटली आई एम ए विटनेस टू दैट, क्योंकि मैं उस वक्त जनरल फजल हक के साथ काम करता था और मेरे सामने हुआ जो भी हुआ, मैं वो रिपीट नहीं कर सकता यहाँ पे, सॉरी। वो ये के चारों सूबों का कंसेंसस करके उनको ये समझाया जाए, अल्लाह के बंदो, नौशहरा किधर है, डैम किधर है और डेल्टा किधर है। ना डेल्टे से पानी अंदर आएगा, ना नौशहरे का पानी, ना कालाबाग डैम का पानी नौशहरा को डुबोएगा। हत्ता कि इनके चेयरमैन थे शमसुल हक या ऐसा कुछ नाम था, शमसुल में जब भी कभी बैठते थे, मेरे तो वो उस्ताद हैं, तो मैं हंसता था तो वो भी हंसते थे। वो कहते थे कितनी पागल कौम है। मैं कहता था जी नौशहरा वालों को, आप चूंकि नौशहरा के रहायशी हैं तो आप ही उनको समझाएं थोड़ा सा, बट नोबडी कुड डू इट। शमसुल मुल्क साहब ने एक दफा ट्राई किया था। उन्होंने सूबा सिंध के जो वडेरे हैं उनको कहा था कि तुम लोग जरा इस पे थोड़ा सा हाथ हौला कर लो। तो आगे उनको कहा था, जवाब दिया था कि जी हम इसके ऊपर बोलते रहेंगे, हम हाथ हल्का कर लेंगे, आप अपना काम जारी रखें। हमारा बोलना हमारी मजबूरी है, अगर हम बोलना बंद कर देंगे तो हमारी पब्लिक हमें वोट नहीं देगी। तो शमसुल मुल्क साहब ने ये बात उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब से आके करना चाहिए। तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नाराज हो गए कि आपने ये बात क्यों की है, और 24 घंटे के अंदर अंदर उनको वहां से रिमूव कर, उनकी जगह जनरल जुल्फकार को। किस कैपेसिटी में थे वो सर? वो उस वक्त चेयरमैन थे वापडा, राइट, चेयरमैन वापडा। बिल्कुल वापडा हमारी बनी है जी 1960 में, ठीक है। ये उससे पहले हमारे यही होते थे, लेस्को, मेस्को, डेस्को, हेस्को, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई, रावलपिंडी इलेक्ट्रिक कंसेंसस पैदा करने से हट गए हैं। लेकिन
सॉरी तारिक भाई, कंसेंसस पैदा करने के लिए अब क्या कर सकते हैं? आप कोई तजवीज? यही किया जा सकता है कि ये जो सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस हैं, मैं तो पॉलिटिशियंस इनको पॉलिटिशियन समझता ही नहीं हूँ, लेकिन है तो सही ना, ये ट्रबल क्रिएटर तो है ना। और उसके अलावा सेकेंड ये कि ये लोगों को इकट्ठा भी कर लेते हैं, बेशक पैसे दे के कर लेते हैं। इनको समझाया जाए कि इसकी इफादियत क्या है, और इनसे खुल के बात की जाए कि जनाब जो आपको इंडिया फीड कर रहा है या जो भी आपको कोई दूसरा मुल्क फीड कर रहा है, पैसे दे रहा है, वो हमसे ले लें, हम आपको दे देते हैं। लेकिन ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर करने वाली बातें हैं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कोई बंदा इतना सिंसियर चाहिए, इतना स्ट्रांग चाहिए जो ये बातें कर सके। अनफॉर्चुनेटली सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सर। अरशद नईम चौधरी साहब का बीच पे कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे हम। जी प्लीज। अरशद नईम चौधरी साहब भी अगर कुछ हमें बताएं तो उनसे भी कुछ कमेंट्स लेना चाहेंगे सर। जी प्लीज। जी सर, अरशद साहब। अरशद साहब अपना माइक्रोफोन ऑन करें और कैमरा ऑन करें प्लीज। और सर अरशद साहब अगर हमें कुछ बताएं कि कुछ कोशिश हो सकती है, कुछ टेक्निकल लोग जो हैं, जो हम पब्लिक को, हम आवाम को समझाएं टीवी पे आके, कि टेक्निकल लोग हमें अच्छे तरीके से समझा सकते हैं चारों सूबों की आवाम को कि भाई इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है। क्योंकि ये सियासतदान जो है ना, ये तो बस बातें करते हैं, आवाम को पीछे लगा लेते हैं। टेक्निकल लोग भी कुछ सामने आने चाहिए थोड़ा। अरशद नईम चौधरी साहब प्लीज, माइक ओवर टू यू। जी बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए कभी भी कहीं पे भी टेक्निकली कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि वहाँ पे जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो उनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। अगर एक तरीके से नहीं निकलता तो दूसरे तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। सो मेरे हिसाब से कभी भी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं सर, प्रॉब्लम हमेशा मैनेजमेंट का होता है। मेरे टेक्निकल बात करने की ये मेरा मतलब था कि टेक्निकल लोग अगर कभी टीवी पे आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप आवाम को कम से कम समझाएं कि भाई टेक्निकल इशू इसमें कोई नहीं है, ये इनकी अपनी विल नहीं है बनाने की। ये मैं इसमें थोड़ा सा फीडबैक दे दूं, थोड़ा सा फीडबैक मैं दूं आपको इसका। जी जी चलिए। ये बहुत दफा कोशिश की गई है, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैड बीन ट्राइड। शम्सुल मुल्क साहब ने बहुत दफा कोशिश की है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस इसके ऊपर की गई हैं। एक टीम बनाई गई थी, क़यूम निज़ामी उस वक्त मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे और शफकत मसूद उस वक्त इरसा के चेयरमैन थे। उसमें क़यूम निज़ामी थे, एक क़यूम कुरैशी साहब थे जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर के वाइस चांसलर थे। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर सादिक साहब। सईद साहब थे जो जीएम थे कालाबाग डैम के प्रोजेक्ट के। रहमान चुगताई साहब थे। मंसूर अहमद साहब थे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के मंसूर अहमद साहब थे। मैं था और उसमें एक जुबैर शेख साहब थे। काफी दफा हम लोगों ने इसके ऊपर बहुत कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का इंटरेस्ट कभी भी राइट फ्रॉम ज़ियाउल हक टू डेट किसी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कभी कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। मुशर्रफ ने लिया, आई थिंक आपकी आवाज कट रही है। एकदम रिट्रीट बैक करके पीछे हट गए। उन्होंने कहा ठीक है, इसको शेल्फ कर दो। जी सही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर हाशमी साहब से कि डॉक्टर हाशमी साहब अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू डॉक्टर हाशमी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर जमील हाशमी कनाडा से बोल रहा हूँ। हाँ जी, तो ये देखिए हमारे पास एक पब्लिक फोरम जो है कौमी असम्बली और सेनेट किस लिए बनाए गए हैं। अगर जॉइंट सेशन बुला के इसमें डिस्कस किया जाए और पानी का पानी दूध का दूध किया जाए, वहां पे अगर कोई इनिशिएटिव ले और उसमें इतनी जुर्रत हो कि वतन के लिए कुछ करने का जज्बा हो, तो सबका मुंह वहां पे तोड़ा भी जा सकता है, बंद भी किया जा सकता है। जिनके जो अगर कोई पैसे खा रहे हैं या वो कौम की जो एक फायदे की चीज है उसको नहीं बनने देना चाह रहे, तो वहां पे
हम अपोज कर सकते हैं कौमी अदारे के अंदर, वहां पे इन सब टेक्नोक्रेट को भी बुलाया जा सकता है और वहां पे डिस्कस किया जाए। लेकिन इसके लिए, इस इनिशिएटिव के लिए हमारे अंदर कौमी जज्बा होना लाजमी है, ताकि हम जो वतन और वतन के अवाम के फायदे की चीज है उसको करने के लिए हमें भी, जिस तरह अगर अयूब खान ने यह फैसला किया था, उसको मरहूम को जन्नत नसीब करे, कि उस महाराजे ये जो भी सरदार थे उनके होते हुए ही ये डैम बन सकता है। तो इस तरह कोई भी है भाई, कितनी मुखालफतें होती हैं जहाँ पे अपने के मुफादात होते हैं तो सारा कुछ कर जाते हैं लोग। तो ये कि जो भी मुखालफ हो, जबकि सारे फैक्ट्स ओपन हैं, बिल्कुल हर चीज का पता है कि ये सिवाय सियासत के या बदमाशी या अपनी जेबों के लिए और कुछ नहीं है। ना सिंध को नुकसान हो रहा है, ना सरहद को नुकसान हो रहा है, ना बलूचिस्तान को नुकसान हो रहा है और ना ही पंजाब को कोई ज्यादा फायदा हो रहा है। ना कोई इलाका डूब रहा है, ना कोई इलाका डूब रहा है। ये तो नौशहरा की तो बात तो बहुत हुई है कि ये उतना ऊंचा है कि इसको अगर डबल भी पानी जमा कर लिया जाए तो नौशहरा भी नहीं उसको नुकसान होगा। तो जब इतने फायदे हैं, इसमें सिर्फ एक ही चीज है मेरे ख्याल में कि हमारे अंदर कौमी जज्बा नहीं है। अगर हमारे अंदर किसी लीडर में भी कौमी जज्बा हो तो वो ये परवाह नहीं करेगा कि वो आइंदा इलेक्शन जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो ये करेगा कि वो जो हमारी एक अवामी सतह पे पार्लियामेंट है, इसके अंदर टेक्नोक्रेट को सबको इनवाइट करके डिस्कशन कर। देखिए, इसकी एक मिसाल मैं देता हूँ। जब कादियानियों के खिलाफ मामला हुआ था तो यही फोरम इस्तेमाल किया गया था और उसमें तमाम उलमा और टेक्नोक्रेट सब चीजों को सबको बुला के डिस्कस किया गया था और कितने थोड़े अरसे के अंदर अंदर कंसेंसस पैदा करके लॉ बन गया था। और इसी तरह भी ये करना, फिर उसी तरह ही करना पड़ेगा कि टेक्नोक्रेट को बुला के, सबको बुला के असेंबली के अंदर डिस्कस किया जाए। आपकी बात, सॉरी डॉक्टर साहब मैं बात कर, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, कुछ ऐड करना चाह रहा हूं आपकी बात में। जी 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 डॉक्टर जी अरशद साहब बोले, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी अरशद साहब, आपकी माइक की शायद प्रॉब्लम है। जब तक अरशद साहब माइक चेक कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इरशाद महमूद साहब से कि अपने ख्याल मैं जरा डॉक्टर साहब को जवाब देना चाह रहा हूँ। चलें, आप अपने उनका जवाब दे दें, फिर उसके बाद डॉक्टर साहब बात ये है कि आपने कहा कि कादियानियों का मसला बड़ी आराम से तय हो गया। वो इसलिए हो गया कि वो भुट्टो साहब इंटरेस्टेड थे, प्राइम मिनिस्टर इंटरेस्टेड था, प्राइम मिनिस्टर चाहता था कि ये काम हो जाए और वो कंसेंसस हुआ और वो अर्ज कर रहा था, ठीक है, कि अगर किसी में कोई जज्बा हो और वो अपनी शिकस्त या जीत को भूल के वतन के लिए करे तो हो जाए। डॉक्टर साहब 97 में 8 दिन डॉक्टर शमसुल मुल्क साहब इस्लामाबाद रावल रेस्ट हाउस में ठहरे रहे कि शायद उनको ये कहा गया कि जी ठीक है, आपने जो कंसेंसस किया है तो आप आए, आप कौमी असेंबली में पेश कर दें। शेख रशीद ने कहा, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मैं भी उनके साथ मौजूद रहा, शमसुल मुल्क साहब के साथ। नहीं बुलाना था किसी ने, नहीं बुलाया और 8वें दिन ये पता चला कि शमसुल मुल्क साहब को रिमूव कर दिया गया और उनकी जगह जनरल जुल्फकार को चेयरमैन मुकर्रर कर दिया गया। और जनरल जुल्फकार वो आदमी था जिसको अल्फ बे नहीं पता था। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। टाइम तो बहुत है लेकिन हम लोग फिर कंक्लूड नहीं कर सकेंगे। इरशाद महमूद साहब प्लीज, माइक ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, बड़ी अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। और अभी तक हम एक उम्मत एक कौम बने नहीं है, यही मसला हो गया है। और जब एक इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होती है तो कैसे एक कौम बन जाते हैं, कोई कौमी नगमे, कोई कुछ। तो इस टॉपिक पे भी एक कौमी जज्बा पैदा किया जाए और गुलकार हजरात भी सामने आए और एक कौम का नगमा लेकर गाएं कि भाई हम एक उम्मत है, हम एक करेंगे और हमने पाकिस्तान की बका के लिए कुछ करना है। और उसके लिए ये जो भी टाइम हम लगा रहे हैं, हमें हर प्लेटफॉर्म पे बताना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कहीं गुलकारी के अंदाज में, कहीं उलमाओं के अंदाज में, उलमाओं को भी समझाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बगैर बात किए भी नहीं होगा। तो मेरा मशवरा है कि इसको हर प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि अवाम की ऐसी ताकत है कि पॉलिटिशियन भी हाथ नीचे कर लेते हैं, तो अवाम की भी ताकत को भी सामने लाया जाए, उनको भी समझाया जाए, हर लेवल पे बात की जाए। तो जहाँ जहाँ तक हमारी बातें पहुंचे उनको बताया जाए ये कौम का बका का मसला है, इस्लाम का मसला है,
हम जुनैद स्ट्रांग भाई, रहेंगे, हमारे पानी रहेंगे तब ना। बहुत जुनैद भाई बहुत आपकी इजाजत से एक सवाल था इरशाद साहब से, मुख्तसर सा। जी बिल्कुल इजाजत है, इरशाद साहब से एक सवाल। पूछिए। इरशाद साहब, मेरा कंसर्न ये था कि हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर जब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे तो हमें एजुकेट किया करते थे कि प्रेशर ग्रुप्स हों जो अवामी राय आमा को बिल्ड करें आमिर और भाई, हुकूमत पे भी प्रेशर डालें और अवाम को भी अवेयर करें। तो इस बारे में अरशद साहब आप कुछ कमेंट करेंगे प्लीज? जी पहले मैं बता लेता हूँ, फिर उसके बाद ये एक पॉलिटिक्स एक अलग चीज है। पॉलिटिक्स नहीं, कहाँ मैं से ये कह पनपती रहा हूँ क्या कि होती पब्लिक है में हमारा, ग्रुप्स बना मैं के प्रेशर ये सब पॉलिटिक्स में आ जाता है। पॉलिटिक्स अवेयरनेस फिर के लिए वो एक डिफरेंट मैं डिफरेंट एक बात चैप्टर है। ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे जो कुछ दोस्त ऐसे हैं जो अभी तक किसी ने बात नहीं की, मैं चाहता हूँ कि हमारे नए दोस्त जो हैं वो उनके ज़हन में अगर कोई बात हो तो वो करें, ताकि फिर हम इस बहस को आगे भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन ले लेते हैं उनसे और उसके बाद फिर इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं। हमारे पास यहाँ मौजूद हैं नए लोगों में वरीशा फातिमा, पिछले 3 सेशन 4 सेशन से हमारे पास हैं। गैलेक्सी मैं नोट पे कोई साहब हैं, जी गैलेक्सी नोट में हैं, मानी एस वरीशा में हैं फातिमा हैं, जी, तो मानीज काइंडली आईपैड हैं, इनके नाम। I am ready for any answers, any questions. वरीशा फातिमा काइंडली अपना माइक अनम्यूट करें और कोई क्वेश्चन रेज करें इस टॉपिक से रिलेटेड या लीडरशिप ग्रूमिंग के हवाले से, जैसे कि आप पिछले 3-4 प्रोग्राम से शामिल हो रही हैं। मानी एस माइक्रोफोन ले लीजिए, या गैलेक्सी नोट 8 के नाम से जो है काइंडली माइक्रोफोन लीजिए, अपना क्वेश्चन रेज कीजिए। हम चाहते हैं कि हमारी जो यूथ है, जो हमारी नई कम्युनिटी है, लीडरशिप जो सीखने के लिए यहाँ आई हुई है, वो भी अपने इनपुट्स इस पे दे। तो काइंडली somebody take the phone. वरीशा फातिमा, आप मौजूद हैं? मानी एस आईपैड गैलेक्सी नोट जी, गैलेक्सी नोट एस एग्जैक्टली। आइए, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर सके तो बहुत बेहतर रहेगा। मेरा नाम अहमद अभी जो सब एक सबकी आवाज आई। I'm listening very carefully. अभी एक दो लोग बातचीत करें, that's why I'm silent. जी, आप अपना क्वेश्चन रेज कर सकती हैं, वरीशा आप भी कर सकती हैं, और गैलेक्सी नोट जो थे अहमद आपके की आवाज आ रही थी, अपना अनम्यूट करें और बात करें, कोई बात नहीं। काइंडली अपना तारुफ कराते चले जाएं ताकि हमें पता हो कि कौन कौन आए हैं। जी, गैलेक्सी नोट 8। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद चौधरी है, मैं लंदन से बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मेरा एक सवाल है डैम जी, के हवाले से वेलकम। कि जी शुक्रिया अर्शद साहब। जी मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है। हमने पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया है काफी इसमें, और मेरे ख्याल में ये हम अपने बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कालाबाग डैम जो है वो पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से नहीं बन रहा है। लेकिन क्या हम इसमें फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी डिस्कस कर सकते हैं? क्या ये एक अहम वजह है कि अभी तक हम कालाबाग डैम स्टार्ट नहीं कर सके? बहुत खूब, बहुत अच्छा सवाल किया है अहमद साहब ने। ये फाइनेंशियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स पे भी हम डिस्कस कर सकते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट इसके जो हैं जी, उसमें मैं थोड़ा सर्च कर दूं। पहले तो ये नेचुरल डैम है, इसके जो एक्सपेंस है सबसे कम है। दूसरी बात ये कि वहां पर कालाबाग डैम की जो साइट है, कॉलोनी मुकम्मल हो चुकी है, पावर हाउस पे आधा काम हो चुका है, उसके बाद इसको स्टॉप किया गया, और अभी हम इतने फंड्स नहीं चाहिए कि हम उनको मैनेज ना कर सकें। वो बड़ा इजीली हो जाएंगे। उस पे वर्ल्ड बैंक तो जाहिर है कि नहीं करेगा, फाइनेंस नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होगा, चूंकि वो इसको कंट्रोवर्शियल करार दे। इसका मतलब है हमें बहसीत कौम के आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे अपने सियासतदानों की वजह से। इसका मतलब है हमें बहसीत कौम आगे बढ़ना पड़ेगा, Yes. और हमें कोई ऐसा लीडर चूज करना पड़ेगा कि वो किस तरह से बिल्ली के घंटे गले में घंटी जो है वो कौन डाले, और फिर मिलजुल के हमें ये काम करना क्या पड़ेगा। हम
इसके ऊपर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होगी इस वक्त कालाबाग डैम के ऊपर? उस वक्त तो बहुत कम थी। अभी आजकल उन्होंने कैलकुलेशन दोबारा स्टार्ट की है, दोबारा इसके ऊपर कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है कि इसके ऊपर अगर अभी इसको हम मुकम्मल करें तो कितना पैसा और चाहिए। उस वक्त तो इसकी कॉस्ट को 4 बिलियन के करीब थी, बहुत थोड़ी थी। अभी क्या है कि अभी उस पर कैलकुलेशन हो रही है, अभी उस पर काम शुरू किया है इन्होंने, इस गवर्नमेंट ने, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। मैं चाहूँगा कि निसार अहमद बज़मी साहब यहाँ मौजूद हैं, मानी एस मौजूद हैं, वो माइक्रोफोन लें और क्वेश्चन रेज करें। I have gone through all this. I have fought all this. Very good. रिक्वेस्ट है जी, इस बारे में अगर आपने कोई बुक लिखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो काइंडली कुछ लिखिए इसके बारे में, वो अवामिल और वो कैसे उनको दूर किया जाएगा। आमिर साहब, आप चाहते हैं कि मैं अंदर हो जाऊं? डॉक्टर हाशमी साहब आप कुछ क्वेश्चन रेज कर रहे थे, काइंडली गो अहेड डॉक्टर हाशमी साहब। जी डॉक्टर साहब, उन्होंने बात कर ली है। चीज ये कि हम बाहर जब से रह रहे हैं, हमारे मुल्क में कॉम्पिटेंसी का कोई मतलब चैलेंज नहीं है डॉक्टर साहब, हमारे मुल्क में कॉम्पिटेंसी का कोई चैलेंज नहीं है, इनकॉम्पिटेंसी के बड़े चैलेंजेस हैं। तो हमें इनकॉम्पिटेंसी जहाँ पे भी है हमें एड्रेस करना। मैंने टेक्निकलिटीज में जो कुछ लिखा हुआ है ना, वो मैंने किताब की शक्ल में अरशद साहब को भेज दिया। अब आप चाहें तो अरशद साहब चाहे तो उसको छुपवा लें, लेकिन उसमें सिर्फ टेक्निकलिटीज है और हल्का फुल्का पॉलिटिकल उसमें मैंने जिक्र कर दिया। लेकिन मैं कितना खुल के कितनी चीजें बताऊं मोहतरमा वरीशा कुछ बात करना चाह रही हैं, उनसे बात सुन लें फिर। जी प्लीज। Yes sir, sir you was talking about competencies and incompetencies और उसमें जो भी बात सर ने कही थी मैं उस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। आप जरा थोड़ा ऊंचा बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही। जी सर थोड़ी देर पहले बात हुई थी कॉम्पिटेंसीज और इनकॉम्पिटेंसीज। जी जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनका तो कुछ पता नहीं, बट इनकॉम्पिटेंसीज जो हैं वो काफी हायर जो है ना वो जा रही हैं, और उसमें उस टॉपिक पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रही थी कि इसके रूट कॉज क्या है। वो जवाब आपको अरशद साहब देंगे, जो कि वो उन्होंने कहा था इनकॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंसी। एनीहाउ मैं भी दूंगा, ठीक है, आप पूछे। सर मुझे ये पूछना है कि जो इनकॉम्पिटेंसीज जो हैं वो फ्रेम में थोड़ी ऊपर जा रही हैं, तो इसके पीछे क्या रूट कॉज है कि क्यों ऐसा हो रहा है, जबकि कॉम्पिटेंट लोग जो हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम दब जाते हैं या दबा दिए जाते हैं। कॉम्पिटेंट लोग जो हैं जी, मैं क्या कहूँ, कॉम्पिटेंट की मैं क्या क्लासिफिकेशन करूँ, लेकिन ये है कि जो लोग काम करना चाहते हैं वो बेचारे रिट्रीट बैक कर जाते हैं सिस्टम में से। यस सर, वो सिस्टम में से रिट्रीट बैक कर जाते हैं। मैं फिर मुझे मिसाल ही देनी पड़ेगी। हमारे एक दोस्त थे इरफान मली, वो लाहौर में एसपी लग गए, पहला महीना था, तो वो एक दिन सुबह सुबह मेरे घर के बाहर बैठे हुए थे। मैंने कहा तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने कहा यार आज 1 तारीख है और 12 यहाँ पे सार्जेंट्स हैं, तो 12 के 12 सार्जेंट बारी बारी आके मुझे एक लिफाफा दे गए हैं, हर लिफाफे में 1 लाख रुपया है। ये आई एम टॉकिंग अबाउट 82, 83। तो मैं तो इतनी हिम्मत वाला नहीं हूँ कि मैं ये टेकअप कर रहा हूँ, तो खुदा के वास्ते मेरी जान छुड़ाओ, मैं तो वहां से नहीं जा सकता, कोई सिफारिशें लड़ा के मुझे वहां से पोस्ट आउट कर। एनी हाउ किसी ना किसी तरह वो साइड चले गए, और फिर वो करते कराते सहाला में वहां पे उनको कमांडेंट लगा दिया। कमांडेंट लग गए जब, तो एक दिन मैं उनको मिलने के लिए गया तो सर पकड़ के बैठे हुए थे कि अब क्या हुआ है, अब तो तुम बिल्कुल एक लाइन पे बैठे हुए हो। उसने कहा यार कुछ ना पूछो, बस मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। एंड अल्टीमेटली वो इतनी टेंशन में रहा कि उसको कैंसर हो गया एंड ही पास्ड अवे अर्ली लाइफ। जी, जो लोग काम करना चाहते हैं वो अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो माफिया है ना उसका शिकार हो जाता है। थैंक यू वेरी मच सर। वक्त तो चलता चला जाएगा, अगर अरिशा कुछ और आपका शॉर्ट क्वेश्चन है प्लीज कर लें,
फिर मैं डॉक्टर हाशमी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा और फिर प्रोग्राम को क्लोज की तरफ करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। अरीशा प्लीज शॉर्ट क्वेश्चन। जी थैंक यू। No sir, I already get the answer. Thank you. वेलकम। डॉक्टर हाशमी साहब आप ने हाथ रेज किया था, हैंड रेज किया था, कुछ बोलना चाहेंगे प्लीज? हम प्रोग्राम को वो बात हो रही थी जो मैंने कहा था कि मैंने कहा था कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। असल में हम ज्यादा जिंदगी बैरून मुल्क गुजरी है तो यही कहते हैं कि हम खुद कफील हैं दुश्मनों में, हमें किसी बाहर के दुश्मन की जरूरत नहीं है, हम अपने खुद दुश्मन हैं, अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। असल में ये जज्बा जब तक ये जुनून बन के नहीं उठेगा कि हमने वतन की खातिर हर वो अच्छा काम करना है जिसमें मुखालफत भी हो और जो मर्जी इसकी रुकावटें भी हों, इसको हमने अबूर करना है। तो इंशाल्लाह कोई बड़ी वजह नहीं है कि हम अबूर ना कर सकें। हमारा कौमी जज्बा जब भी उठा है, हम इत्तेहाद की वो दीवार हमने बनाई है कि जिसको कोई अबूर नहीं कर सका। तो ये जितने भी दुश्मन, जितना भी पैसा लगाने वाले हैं, हम इनका सबका मुंह बंद भी कर सकते हैं, उनका मुंह तोड़ भी सकते हैं, लेकिन कौमी जज्बा होना चाहिए और ईमान की हरारत होनी चाहिए। इंशाल्लाह ईमान, इत्तेहाद और यकीन महकम के ज़रिए उसूल जो हमें कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने सिखाए उस पर अमल करते हुए हम एक कौम की सूरत में आगे बढ़ेंगे और इस तरह के आने वाले जितने भी चैलेंजेस हैं, कॉम्पिटेंट लोग आगे बढ़ेंगे, इनकॉम्पिटेंस को रिप्लेस करेंगे और यूनिटी के साथ हम इस मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें एक कौम बना कर रखे। मैं आज के सेशन का इख्तिताम करने की आपकी से इजाज़त चाहता हूँ। सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, यामन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, इजाजत है मुझे जुनैद साहब? जी कंटिन्यू कीजिए। जुनैद साहब, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि बड़ा जज्बा है हमारी कौम में, लेकिन कौम के जज्बे को इकट्ठा करने के लिए, कौम के जज्बे को उभारने के लिए हमें एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। मेरी दादी कहती होती थी तालीम और तरबियत। तालीम तो ज़रूरी है ही है, हमें तरबियत की साथ बड़ी ज़रूरत है जो बड़ी ख़राब हो गई है, जो पिछले 30-40 साल में सत्यानाश हो गया, जिसका तालीम का तो हुआ ही हुआ है, तरबियत का भी सत्यानाश हो गया। तो हमें इन दोनों चीज़ों के ऊपर भी काम करना है। इन दोनों चीज़ों पे काम करें, तरबियत करें, तालीम दें, तरबियत करें, लोग खुद ब खुद इकट्ठे होते चले जाएंगे, खुद ब खुद ये लोगों की सिलेक्शन ठीक होती चली जाएगी। लोग गाली निकालने वाले पॉलिटिशियन को इलेक्ट करने की बजाय काम करने वाले पॉलिटिशियन को इलेक्ट करना शुरू कर दें। बिल्कुल सही फरमाया। हमारा मिशन होना चाहिए जिंदगी में कोई ऐसा काम कर जाऊं दुनिया हमें दुआ दे, गालियां नहीं। जी इंशाल्लाह बिल्कुल हम सब लोग मिलके और इंशाल्लाह सीवॉक एलजीसी जो है सीवॉक कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन एंड लीडरशिप ग्रुपिंग सेंटर लर्न टू लीड के अनवान से जो हम ये काम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आप तमाम लोग जो लीजन यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, आप लोगों के मावनत से, आप लोगों के गाइडलाइन से हम और आगे आने वाली नस्ल इंशाल्लाह ताला कोई ठोस कदम उठाएगी। इस अहद के साथ इंशाल्लाह कि हम पाकिस्तान के लिए हरदम आगे रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।